नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है एमपी जीके का। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एमपी आज आपको एमपी जीके देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों एमपी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम होती है दोस्तों, जैसे एमपी पीएससी, एमपी पुलिस और जितनी भी एग्ज़ाम जो कि दोस्तों एमपी में होती है, उस सभी के लिए एमपी से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपको हर एग्ज़ाम में लगभग देखने को मिलते हैं, यानी मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपको आज हम इस मॉडल पेपर में दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी भी नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का एमपी जीके का। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कि गोटमार मेला जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, आपको बताना है। ठीक है ना, बालाघाट, सियोनी, ये सिवनी है। ठीक है, छिंदवाड़ा या खंडवा। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो गोटमार मेला होता है ना, वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। किस जिले में लगता है? छिंदवाड़ा जिले में लगता है गोटमार का मेला। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मंडल के अंतर्गत कौन सा शहर है जो नहीं आता है। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या छिंदवाड़ा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के मंडल के अंतर्गत जो नहीं आता है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। ठीक है ना, छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो छिंदवाड़ा है दोस्तों, वो जबलपुर जिले में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि यहाँ इन 14 जिलों में से इनमें से वह कौन सा जिला है जिससे मध्य प्रदेश की रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। ठीक है ना, और जो मंदसौर जिला है इससे होकर वो नहीं गुजरती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मंदसौर। बाकी उज्जैन, रतलाम, विदिशा इन तीनों से होकर गुजरती है, मंदसौर से होकर नहीं गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है ना, याद रखिएगा। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? आपको बताना है दोस्तों कि हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। आपको लोकगीत से क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हरदौल की जो मनौती है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? ये है दोस्तों बुंदेलखंड का। ठीक है, याद रखिएगा, बुंदेलखंड का लोकगीत है हरदौल की मनौती। ठीक है ना, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन कितने हैं कुल? 1, 3, 5 या 6? दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन है ना, याद रखिएगा, वो कुल कितने स्टेशन हैं? 5 स्टेशन है। ठीक है ना, कुल 5 स्टेशन है। आपको नाम भी पता होना चाहिए दोस्तों। पहला है भोपाल, ठीक है, दूसरा है इंदौर, तीसरा है छतरपुर, चौथा है ग्वालियर और पांचवा है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, ये 5 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है आपके मध्य प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? अब आपको बताना दोस्तों कि जो ऑल इंडिया रेडियो की जो सेवा है वो मध्य प्रदेश के किस शहर से या किस नगर से शुरू हुई थी या इसकी शुरुआत हुई थी? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है ना, वो हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, इंदौर से। ठीक है ना, इंदौर से इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वह कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी बनसागर। ठीक है, बनसागर जो है वो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, ये कब हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे पुरानी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? इंदिरा सागर,
बन सागर, जवाहर सागर या गांधी सागर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पावर वाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है बन सागर। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद होना चाहिए दोस्तों कि जो बन सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश के सोन नदी पर शहडोल जिले में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। राजघाट, माता टीला, बन सागर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है वो है राजघाट, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राजघाट। और ये याद रखिएगा बेतवा नदी पर है। ठीक है ना, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? तो कुल हिस्सा है 917.5 मेगावाट। ठीक है, 917.5 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्वामित्र पुरस्कार जो है ना वो मध्य प्रदेश में अच्छे खेल में या खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ना वो दोस्तों एक भी नहीं है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों सभी को इसका आंसर पता है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब वो जिले कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जिले होते हैं, मैं बोल के बता देता हूँ आपको। उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है दोस्तों कि सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आपको बताना है दोस्तों, तो ये थी विदिशा में। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता होना चाहिए विदिशा में थी। और सुंग साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सभी को इसका आंसर पता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, वो बालाघाट जिला है जो मुख्यतः मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज अयस्क और तांबे की खदान के लिए ये जो है बालाघाट जिला प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? NH3, NH4, NH12 या NH75? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नेशनल हाईवे या जो नेशनल हाईवे जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है निम्नलिखित में से, वो है दोस्तों नेशनल हाईवे 4, NH4। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। यह दोस्तों मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है NH4। बाकी तीनों आपके मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग जो है वो स्टेट हाईवे जो है वो कौन सा है? SH 17, 18, 19 या 20? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा SH, ठीक है ना, या लंबा प्रादेशिक राजमार्ग या स्टेट हाईवे है वो है दोस्तों आपका SH 19। ठीक है, SH 19 जो कि 743 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात? सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर वो है उत्तर प्रदेश राज्य जो कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है?
अब आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा पर नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो है अलीराजपुर। ठीक है, जो कि राजस्थान की सीमा पर नहीं है। ठीक है ना। चलिए, ये गुजरात की सीमा में है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर। और इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1957 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट तीर्थ स्थल है वो किस जिले में स्थित है। तो वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका सतना जिले में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जो है वो सतना जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, बैजू बावरा की आपको समाधि बताना है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपकी चंदेरी में। ठीक है, बैजू बावरा की जो समाधि है वो चंदेरी में है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ये बैजू बावरा थे एक महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो इनकी जो समाधि है वो चंदेरी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओंकारेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि केवटी जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस जिले में, किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका कौन सी नदी में? याद रखिएगा, केवटी जलप्रपात जो है वो महाना नदी में है। ठीक है, और ये दोस्तों याद होना चाहिए आपको कि रेवा जिले में जो तमसा नदी है ना, रेवा जिले में जो तमसा नदी है उसकी जो सहायक नदी है महाना। ठीक है, महाना, उसमें केवटी जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? आपको बताना है कि महाराज विक्रमादित्य जो थे इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित थी? उज्जैन, विदिशा, भोपाल या ग्वालियर? तो दोस्तों महाराज विक्रमादित्य की जो राजधानी है ना वो मध्य प्रदेश में कहाँ थी? याद रखिएगा, ये थी दोस्तों उज्जैन में। महाराज विक्रमादित्य की जो राजधानी है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन में थी। और दोस्तों जो विक्रमादित्य थे ना वो उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंदौर घराना किसने स्थापित किया? ठीक है, आपको बताना है इंदौर घराना किसने स्थापित किया है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अमीर खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? ठीक है, आपको बताना है कि ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये एक मुख्यतः क्या थे दोस्तों, याद रखिएगा, ख्याल गायन थे ये। ठीक है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि दोस्तों ग्वालियर का जो गुर्जरी महल है ना ये किसके द्वारा बनवाया गया था? रट के जाइएगा बिल्कुल, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था ग्वालियर का जो गुर्जरी महल है। ठीक है ना, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो। ठीक है ना, और मानसिंह तोमर ने दोस्तों अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए इसे बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर। ठीक है, कि सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? ठीक है, आपको बताना है कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी कौन सा शहर था? महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर या फिर उज्जैन? तो दोस्तों याद रख के जाइएगा, उनकी जो राजधानी थी वो थी महेश्वर। ठीक है ना, और आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि महेश्वर जो है वो खरगोन जिले में भी स्थित है। ठीक है, आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध राजा कार्तवीर की जो कार्तवीर अर्जुन जो थे उनकी राजधानी जो है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा महेश्वर में स्थित है, इनकी राजधानी जो है महेश्वर है, और ये किस जिले में है? खरगोन जिले में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, समारोह से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, जबलपुर जिले में मनाया जाता है। याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रट लीजिएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि ब्रह्म राक्षस नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना की गई है किसके द्वारा, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिनके द्वारा ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है। दोस्तों रचना से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, कैसा चांद बना देती जो रचना है कि जो रचनाकार है दोस्तों, इनकी रचना जिसके द्वारा की गई है वो की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकेडमी या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, हिम तरंगिनी के लिए आपको बताना है कि वो कौन सा साहित्यकार है जिन्हें 1955 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रट लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में उनकी रचना हिम तरंगी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि वीरों का कैसा हो बसंत की जो रचना की है किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि कालिदास सम्मान जब दिया जाता है तो उसके साथ कितनी राशि प्रदान की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, और कालिदास सम्मान जो है दोस्तों वो नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, फड़के स्टूडियो आपको बताना है किस जिले में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो फड़के स्टूडियो है ना वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको कभी कभी पूछा जाता है कि फड़के स्टूडियो जो है वो किसकी स्मृति में बनवाया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है कि धार जिले में स्थित है और यह प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो खेलों से संबंधित जो पुरस्कार नहीं है दोस्तों वो है आपका शिखर अवार्ड। ठीक है, बाकी विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड, ये तीनों ही अवार्ड आपके खेल से संबंधित है। जो शिखर अवार्ड है दोस्तों ये खेल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो शिखर अवार्ड जो है वो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है कि प्रभाष जोशी अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मलखंब में दिया जाता है। मलखंब के खेल के लिए जो है दोस्तों प्रभाष जोशी अवार्ड प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये भी याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का ये प्रादेशिक खेल है मलखंब। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1315 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों उसकी लंबाई जो है नर्मदा नदी की 1077 किलोमीटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 1077 किलोमीटर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के लगातार MPG के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।